मेरे इस बार इतना कहने के बाद राहुल और लोकेश भी हमारे साथ नागिन यानी विजेश को ढूंढने जाने को तैयार हो गए। फिर उसके साथ हम पांचों अपनी अपनी बाइक पर बैठ नागिन को ढूंढने जाने को जैसे ही जाने को हुए, वैसे ही हमने देखा आगे उसी डाइनकोट वाले रास्ते से कोई बाइक से हमारी ओर चला आ रहा है। उस बाइक को अपनी ओर आते देख फिर हम सब वहीं रुककर उसका इंतज़ार करने लगे। फिर उसके बाद जब वो बाइक हमारे पास आकर रुकी तो हमने देखा वो और कोई नहीं बल्कि हमारा दोस्त नागिन ही था। उसके वहाँ आते ही हम सब उससे बार बार यही पूछ रहे थे कि उसे वहाँ से आने में इतनी देर क्यों लग गई, कहीं तेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं। पर वो हमारी बात का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। हमें यह देखकर बड़ा ही अजीब भी लगा था क्योंकि वो उस समय काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। मतलब वैसे तो वो हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता था, पर वहाँ से आने के बाद से वो कुछ नहीं बोल रहा था। पर हमारे बार बार पूछने पर उसने बस इतना ही कहा कि वो दिव्या। इतना बोलकर वो फिर से चुप हो गया। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, भाई कौन दिव्या, और तुझे वहाँ आने में इतनी देर कैसे हो गई। मेरा इतना कहने के बाद नागिन फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, भाई कौन दिव्या, और तुझे वहाँ आने से इतनी देर कैसे हो गई। मेरे इतना कहने के बाद नागिन ने इस बार तुरंत कहा, वो लड़की जो मुझे अभी डाइनकोट के पास मिली थी, यही तो दिव्या है। नागिन ने इतना बोलते ही हम सब के होश उड़ गए, क्योंकि वो डाइनकोट बिल्कुल जंगल के बीच में है, तो कोई लड़की इतनी रात को कैसे आ सकती है। इसीलिए फिर मैंने बड़ी ही हैरानी के साथ कहा, डायनकोट में कोई तुझे कैसे मिल सकता है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद तो कोई उस रास्ते से जाता ही नहीं। तूने उस लड़की से पूछा नहीं कि वो वहाँ रहती है। फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, मैंने पूछा था। फिर उसके बाद बीच में काटते ही लोकेश ने कहा, तो उसने क्या कहा। फिर नागिन ने कहा, उसने कहा उसका घर उसी डाइनकोट के पीछे है, वो वहीं रहती है। और हाँ, उसने यह भी कहा कि वो उस डायनकोट में रात में घूमती रहती है, पर उसने तो कभी वहाँ कोई डायन नहीं देखी। तो चलो, मैं अब शर्त जीत गया। फिर उसके बाद नागिन अपनी बात ख़त्म कर चुका था, पर हम सब तभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि दिन के समय हम सब उस डायन कोट वाले रास्ते से कई बार गए थे। हमने तो कभी भी उस डायन कोट के पीछे कोई भी घर नहीं देखा था। और मुझे ऊपर से एक बात और चुभ रही थी कि नागिन ने यह भी कहा था कि वो लड़की रात भर उस डायन कोट में घूमती रहती है, पर क्यों, वही सब मैं सोच ही रहा था कि तभी हम सबको ऐसे चुप देख फिर नागिन ने कहा, अरे क्या हो गया, तुम सबको ऐसे चुप क्यों हो गए। फिर मैंने कहा, पर भाई अभी तूने कहा कि वो लड़की रात में उस डायनकोट में घूमती रहती है, पर तूने उससे यह नहीं पूछा कि तुम रात में उस डायनकोट में क्यों घूमती हो। फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, अबे भाई तुझे मैंने अभी तो बताया कि उसका घर ही है, वहाँ तो वह घूम लेती होगी घर से निकल के। इतना बोलकर फिर उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, हाँ भाई हो गया तेरा, चल अब मेरे पैसे निकाल। फिर उसके बाद राहुल ने अपनी जेब से 2000 रुपये निकाले और नागिन को देते हुए कहा, भाई तुझे सच में वहाँ कोई डायन नहीं मिली। फिर उसके बात ख़त्म होते ही मैंने अपने मन में ही कहा, मिली ना, मुझे तो लगता है कि वो दिव्या ही डायन है। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी फिर नागिन ने राहुल से कहा, अबे तुझे कितनी बार बताऊं कि मुझे कोई डायन नहीं मिली। इतना बोलकर नागिन ने तुरंत राहुल के हाथ से 2000 का नोट ले लिया और फिर अपने घर की ओर जाने लगा। फिर उसके जाने के बाद मैंने उसके साथ वाले लड़कों को कहा,
भाइयों, मुझे तो लगता है कि जो उसे दिव्या नाम की लड़की मिली है वही डायन है। फिर मेरी बात बीच में काटते ही लुकेश ने कहा, पर भाई अगर दिव्या ही डायन थी तो उसने नागिन को क्यों कुछ करा नहीं भाई। मुझे तो लग रहा है कि हम फालतू में ज़्यादा सोच रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि डायन कोर्ट में कोई डायन नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ अब घर चलते हैं। यहाँ फालतू में समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। लुकेश के इतना बोलने के बाद हम सब उस दिन फिर अपने अपने घर चले गए, और मैं भी अपने घर जाकर सो गया। पर अगले दिन जब मुझे नागिन की खबर मिली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे एक लड़के ने आकर बताया कि नागिन कल पूरी रात तक तो ठीक था, पर जैसे ही सुबह उठा उसके घर वालों ने उसे उठकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि नागिन पागलों वाली हरकतें करे जा रहा है। उसने अपने पूरे शरीर में काट काट कर दिव्या का नाम लिख रखा था। उसके शरीर में एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां उसने दिव्या का नाम ना लिखा हो, पर पूरे शरीर पर नाम लिखने के बाद भी वो अभी भी अपने आप को काट काट कर नाम लिखे जा रहा था, और यही बोले जा रहा था कि दिव्या सिर्फ मेरी है, मैं दिव्या के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। यह सारी बात मैंने जैसे ही उस लड़के से सुनी तो मैं तुरंत भागता हुआ नागिन की घर की ओर जाने लगा, और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो मैंने देखा नागिन के घर वालों ने मिलकर नागिन को पकड़ा हुआ था। गांव के डॉक्टर उसके पूरे शरीर में दवाई लगा रहे थे, पर डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। फिर उसके डॉक्टर जैसे ही वहां से गए, तुरंत नागिन के पास गया और उसके पिताजी बोला, अंकल क्या हुआ ब्रिजेश को। उसके पिताजी ने कहा, पता नहीं बेटे, रात में तो बिल्कुल ठीक था, पर पता नहीं सुबह होते ही उसे क्या हो गया, और पता नहीं ये किस दिव्या का नाम लिए जा रहा है और उसी का नाम पूरे में लिखे जा रहा है। वैसे बेटा, क्या तुम्हें पता है कि यह दिव्या कौन है? उसके पिता की बात सुनकर मैं उस समय बहुत घबरा गया, पर मैंने थोड़ा हकलाते हुए कहा, ना ना नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। पर अंकल तुरंत समझ गए कि मुझे कुछ न कुछ पता है। इसलिए फिर अंकल ने कहा, बेटा देखो, यह मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है, इसीलिए बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो, क्या पता इससे मेरी कोई मदद हो जाए। अंकल की बात सुनकर मुझे भी यही लगा कि शायद क्या पता सच में कोई मदद हो जाए। इसीलिए फिर उसके बाद मैंने अंकल को सारी सच्चाई बता दी, जो ब्रिजेश के साथ शरत के चक्कर में रात में उससे हुआ था, और इसी चक्कर में वह डाइन कोर्ट की तरफ चला गया था। फिर उसके बाद ब्रिजेश के घर वाले उसे तुरंत पास ही वाले गांव में, जहां एक तांत्रिक बाबा रहा करते हैं, और मैं भी उस समय उसके साथ ही था, और हम वहां जैसे ही पहुंचे तो तांत्रिक बाबा ने उसे देखकर जो हमें बताया उससे तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने कहा उस लड़के को अब ठीक नहीं करा जा सकता, क्योंकि उस पर डायन का साया है, उसी डायन का जो उस डायन कोर्ट में है, और वो डायन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। बाबा की बात खत्म होते ही फिर ब्रिजेश के पिताजी ने दोनों हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपके लिए तो यह आम बात है, आप तो ऐसे बहुत से लोगों को पहले भी ठीक कर चुके हैं। बाबा जी आप मेरे बेटे को भी ठीक कर दीजिए। फिर बाबा ने कहा, अरे बेटा, किसी भूत या फिर आम डायन का साया होता तो मैं उसे ज़रूर ठीक कर देता, पर बेटा उस डायन कोर्ट में डायन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके साए से उसे बचाना मेरे बस की बात नहीं। बाबा की सारी बात सुनने के बाद जब ब्रिजेश के घर वाले
सब वहाँ से चले गए तब बाबा के पास ही रुका रहा और मैं सबके वहाँ जाते ही बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? फिर बाबा ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल पूछो, क्या पूछना है आपको? फिर मैंने कहा, बाबा जी, मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि उस डायन को कोर्ट में जो भी जाता है उसकी मौत हो जाती है। पर ब्रजेश वहाँ से रात में तो बिल्कुल ठीक आया और सुबह होते ही उसके साथ यह सब हो गया। मतलब बाबा जी, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि उस डायन ने ब्रजेश को क्यों नहीं मारा, क्योंकि उससे पहले तो कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। फिर मेरी बात ख़त्म होते ही बाबा ने कहा, क्योंकि बेटा, वो डायन इस लड़के के जरिए किसी और को अपने पास बुलाना चाहती है। फिर बाबा की बात बीच में ही काटते हुए मैंने कहा, वो किसको बुलाना चाहती है? फिर बाबा ने कहा, जिसकी वजह से वो डायन कोट बना है। फिर मैंने कहा, पर बाबा, वो डायन कोट तो बहुत पुराना है, लगभग 500 या 600 साल पुराना होगा ही। क्या जिसकी वजह से वो डायन कोट बना वो अभी भी जिंदा होगा? फिर बाबा ने कहा, ना, पर जिसकी वजह से वो डायन कोट बना है उसका आखिरी वंशज अभी भी जिंदा है और उसको मारने के बाद ही उस डायन का बदला पूरा होगा। और उसको मारने के बाद ही उस डायन का बदला पूरा होगा और तभी उस डायन कोट से उस डायन को मुक्ति मिलेगी। बाबा की बातें सुनने के बाद फिर मैंने कहा, पर बाबा, ब्रजेश की मदद से वो कैसे उस आखिरी वंशज तक पहुंच सकती है, क्योंकि उसने तो ब्रजेश को पहले ही पागल कर दिया है, तो ब्रजेश कैसे उसकी मदद कर सकता है? फिर मेरी सारी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, वो तो वह जानती है कि वो ब्रजेश की मदद कैसे लेगी। इससे आगे की कहानी अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।